पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं। उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी। रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी।
निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी। आ, खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी। रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद हैं। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है।
जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काट कर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरते हुआ हाँफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वो भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा,
माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है। और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा। ब्लडी विच। इंग्लैंड के दो टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था, पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भरकर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे।
और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए, मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है।
हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट! इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। ब्लडी स्टेपवेल। गर्मी के दिन थे। गर्मी से गर्म होती जमीन आधी रात के बाद ही ठंडी होती थी। अक्सर लोग कुएं के करीब तालाब की सीढ़ियों की तरफ इस गर्मी से सुकून पाने के लिए रात में निकल जाते थे। रात काफी हो गई थी। सभी गांव वाले बावड़ी से धीरे धीरे लौट आए थे, मगर साहिल, करण, अजय और विजू चारों दोस्त बावड़ी की सीढ़ियों पर अभी लेटे ही थे कि धीरे धीरे बहती ठंडी हवा में उन्हें नींद आ गई। अमावस की रात ने ठाकुर की बावड़ी को छिपा लिया था। तभी साहिल के कान के पास छम 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 बजती पायल की आवाज सुनाई दी। साहिल की नींद खुल गई। उसने देखा एक लड़की नीचे तालाब की सीढ़ियां उतरती उसे इशारे से बुला रही है। साहिल समझा, इन्हें सोने दो, आज अपने हाथों में लड्डू होगा, और वो उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की सीढ़ियां उतरती उसे इशारा करती नीचे ले गई और साहिल के कानों में आवाज आई, छपाक, और लड़की बावड़ी के पानी में अचानक कूद गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव, बावड़ी के पानी में कूद पड़ा, छपाक। मगर ये क्या? दिखाई तो कुछ नहीं दिया था, मगर साहिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके सोए तीनों साथी करण, अजय, विजू जाग गए और घबराए से इधर उधर देखने लगे। तभी करण बोला, अजय, विजू, ये तो साहिल की आवाज है और आवाज पानी के अंदर से आ रही है। लग रहा है नहाने के वास्ते गया होगा, शायद डूब रहा है, चलो देखते हैं। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे बावड़ी में गए। अब साहिल और जोर जोर से चीखने लगा था। फिर क्या था, तीनों दोस्त भी बावड़ी के पानी में कूद पड़े। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर ये क्या, एक साथ सभी दर्द से कराहते चीखने लगे। बावड़ी के पानी में जैसे भूचाल आ गया था। कुछ देर बाद चीखें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। सुबह ठाकुर की बावड़ी पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। बावड़ी के पानी से बाहर चारों की लाशें निकाल ली गई थी। ग्रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ औरतें, मर्द रो रहे थे। तब से लोग इस बावड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसे देखना भी मनहूस समझने लगे थे। आज पूनम की रात अपने पूरे शबाब पर थी।
4 हादसे ठाकुर की बावड़ी पर पहले भी हो चुके थे, इसीलिए वहां रात में जाने वालों की तादाद कम ही नजर आने लगी थी। निखिल आज ही तो अपने ननिहाल ग्रामपुर आया था। वो ग्रामपुर में किसी को भी नहीं जानता था, सो अकेले नाना नानी के साथ बोर हो रहा था। एक दिन तो उसका किसी तरह घर में गुजर गया, मगर शाम होते ही वो नानी से बोला, नानी, जरा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, देर हो गई तो घबराना नहीं, मैं घूमकर फिर आ जाऊंगा। निखिल बेटा जा, पर बावड़ी की तरफ मत जाना, नानी बोली। पर क्यों नानी, वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे उधर जाने से रोक रही हैं? पहले जा, घूम कर आ जाने पर बताऊंगी। निखिल नानी के घर से बाहर गली में निकल गया था। तेज हवा शोर मचाए हुए थी। निखिल मन ही मन नानी की बात को सोचता हुआ गांव से बाहर चला जा रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर क्या राज है उस बावड़ी में जो नानी वहां जाने से हमें मना कर रही थी। अभी वो इसी में उलझा हुआ ही था कि उसके ऊपर से कीच कीच करीच की आवाज करता एक लंबे पंखों वाला भयानक काला पक्षी गुजरा और उसके बदन में डर की सिहरन दौड़ा गया। वो इस पक्षी के अचानक आने से कांप सा गया था। उसने किस्से कहानियों में तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी इंसान को अपने पैरों में दबाए उसे दूर देश ले जा सकते हैं। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक ठाकुर की बावड़ी आ गई। ऊपर हवा तेज थी, सो ऊपर खड़ा रहने पर तकलीफ दे रही थी और निखिल इस हवा के दबाव से बचने के लिए बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बावड़ी का पानी चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अभी पानी और उसके बीच 15-20 पायदानों का फासला था। वो संभलते हुए नीचे उतरता गया। अब वो बावड़ी के पानी के करीब था। निखिल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां, और वो बावड़ी के पानी के करीब सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी की गहराई की थाह लगाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई भारी चीज बावड़ी के ऊपर से लुढ़कती बावड़ी के पानी में छपाक से गिरी है। और कुछ ही देर के बाद ही उसने नोट किया कि भूच 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 की आवाज के साथ बावड़ी का पानी जैसे उबाल ले रहा हो। पानी के उबलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां उबलते पानी की जगह एक हंसी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां बावड़ी के पानी में खड़ी अर्धनग्न अवस्था में वो खूबसूरत युवती थी। चांदनी में नहाया उसका संगमरमरी बदन और रोशन हो उठा था। अब निखिल के मन में भी चाहत का समंदर उमड़ने लगा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल है, उसमें कीमती सामान है। मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। युवती की आवाज सुनाई दी। कैसा थाल, कैसा कीमती सामान? देखो, ये रहा बड़ा सा थाल और सामान। और निखिल ने देखा उस अर्धनग्न युवती के हाथों में एक बड़ा सा तांबे का थाल था और उस थाल के ऊपर एक सिल्वर कलर का चाकू रखा पड़ा था जो चांद की रोशनी में बार बार चमक रहा था। वो समझ गया था कि युवती सही कह रही है। वो बावड़ी के पानी से बाहर निकलने में असमर्थ है। और फिर क्या था, निखिल कपड़े उतारकर कूद पड़ा बावड़ी के पानी में लड़की की सहायता के लिए। वो लड़की से करीब 10 फुट के फासले पर अभी इधर था कि वही भयानक लंबे पंखों वाला काला पक्षी जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था कीच कीच करीच की आवाज करता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। वो युवती की तरफ से ध्यान हटाए हुए उस पक्षी की तरफ देखने लगा। तभी खूबसूरत युवती का वो खूबसूरत रूप यौवन गायब होता गया। अब उस खूबसूरती की जगह खून रिश्ता फफोलेदार चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दहकते शोलों की तरह लाल हो गई। मुंह के जबड़े से टेढ़े मेढ़े घूमे लंबे दांत बाहर को आ गए। उसके हाथों में नाखूनी पंजे उभर आए और उन पंजों में वो चमकता हुआ सिल्वर खंजर यानी चाकू आ गया। अब वो खूबसूरत युवती खौफनाक डायन का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और निखिल जिस खौफनाक पक्षी को देख रहा था, अचानक वो शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अभी निखिल आसमान की तरफ सर उठाए उसे इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे उसे गुर्राहट सुनाई दी। एक अजीब सी गुर्राहट। उसका ध्यान बट गया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो चीख उठा। उसके करीब उस पर खंजर यानी चाकू ताने वो खौफनाक डायन खड़ी थी। तभी हाथों में मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले ठाकुर की बावड़ी पहुंच गए और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया। शोर को सुनकर निखिल का हौसला बढ़ गया। वो तेजी से डायन को देखते हुए बावड़ी के पानी में पीछे हट गया। डायन गुस्से में एक अजीब चीख मारती हाथों में खंजर लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी।
तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जलती मशाल डायन और निखिल के बीच में फेंक दी और डायन एक अजीब चीख मारती हुई निखिल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगी। गांव का वही व्यक्ति दहाड़ उठा। अपनी मशाले फेंको डायन पर, नहीं तो वो निखिल को मार डालेगी। फिर क्या था, 8-10 गांव वालों ने अपनी जलती मशाले डायन पर फेंक दी और डायन एक अजीब सी कलेजा चीर देने वाली चीख मारती बावड़ी के पानी को फाड़ती उसमें गायब हो गई। तब तक निखिल भागता हुआ बाहर आ गया था। उसके नाना नानी उसे गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। अब सब कुछ शांत था। बेटा निखिल, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बावड़ी की तरफ मत जाना, पर तुम नहीं माने। अरे बेटा, ये ठाकुर की खूनी बावड़ी है। अपने ग्रामपुर गांव के 4 जवानों का खून पी गई है ये बावड़ी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो तुमसे हाथ धो बैठते हम बेटा। सिसकती नानी बोली। डरा सहमा निखिल अपने नाना नानी और गांव वालों के घेरे में घर आया, पर उसके दिमाग से ये घटना लाख भुलाने पर भी नहीं जाती। तहखाने का राज। जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था, और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई। लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौड़ साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं। जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं।
जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी दो को भी तहखाने के अंदर डर कर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला। ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है। ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई, ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूं, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जिसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा, सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो, उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई, तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया, और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की, तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिसके महाराज तिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ। भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है
हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत। ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। आई वॉन्ट टू बीइंग अ मदर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। देन लिसन, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे, मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ,
ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का। और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है, जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी हैं। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है पंखों के सहारे, घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। Yes, my love. Thank you, baby. Today I'm the happiest man on the earth. I will be there in the evening. अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है। पर पास के बेड पर जो थी, वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है, वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही। फादर, ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है, और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। फादर, my God is my witness. But if Aisha did this, I will ask her the truth. बस आप तैयारी कीजिए। See you tomorrow. God bless you all. प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है।
आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डिमॉन जिस पिता का कह रहा था वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागते हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift. और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है पर जेनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डिमॉन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया
फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरते हुआ हांफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की, कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वो भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है, और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है, और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है
और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा।